हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल गोल मंत्रा एकेडमी। जैसे कि अभी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दो टॉपिक्स पर वीडियोस शेयर किए हैं, एक था कैलेंडर और एक है क्लॉक। दो चैप्टर हम लोग कवर अप कर चुके हैं और अब हम लोग तीसरे चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है पासा, डाइस। काफ़ी बच्चों ने इसके लिए बोला कि सर डाइस अगला टॉपिक रखिए, तो आप लोगों के ही हित के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो जैसा आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से चैनल भी कवर अप कराए जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पड़ेगा वो पासा से संबंधित ही होगा। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हुए हैं पासा। इसमें हम लोग डाइस से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे और ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि इफेक्टिवली और आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को निकाल सके, उनका उत्तर आसानी से फाइंड आउट कर सके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पासा के बारे में। तो पासा जो होता है एक घन के आकार का होता है और घन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। घन एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और घन जो होता है उसमें सतहों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ फेसेस, सतह कितने होते हैं, तो 6 सतह होती हैं। आप 6 सतह कौन कौन सी, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं अगर आप उसको एक घन आकार का माने तो 4 दीवारें या 4 सतह हो गई और एक हो गया छत और एक हो गया जमीन। तो कुल मिलाकर आपकी कितनी सतह हो गई, 6। तो नंबर ऑफ फेसेस, सतहों की संख्या कितनी होती है, तो घन में सतहों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट आता है आपका भुजाएं। हमारे घन में भुजाएं कितनी होती हैं, 12। तीसरा वर्टिसेस मतलब कोने, तो घन में कोने कितने होते हैं, 8। फिलहाल अभी आपको इस चैप्टर में एजेस और वर्टिसेस से रिलेटेड कोई ज़्यादा आपको से संबंधित कोई काम नहीं है, इसका कोई प्रश्न नहीं आएगा। सारी चीज़ें जो हम पूरे डाइस में क्लियर अप करेंगे वो फेसेस मतलब सतहों की संख्या से संबंधित हमको चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मेन है वो है सतह। तो सतह से ही संबंधित सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। सतह का ही यूज ही है पूरे चैप्टर में। तो सतह याद रखिए कि आपके जो एक घन आकार का पासा होता है तो उसमें कुल मिलाकर कितनी सतह होती हैं, 6। 4 दीवार हो गई और एक ऊपर छत और एक नीचे जमीन, तो टोटल 6 सतह होती हैं। अब सतह में भी 2 प्रकार की सतह होती हैं और ये कंफ्यूजन हम लोगों को क्लियर करना है कि आखिर कितने प्रकार की सतह होती हैं, कौन कौन सी सतह होती हैं। तो सतह बेसिकली आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी विपरीत सतह और एक होती है संलग्नक। विपरीत सतह और संलग्नक सतह। विपरीत सतह को हम बोल सकते हैं कि आमने सामने वाली सतह। जैसे अगर हम इस कमरे को मान के चले, आप जिस कमरे में बैठे हैं अगर आप उस कमरे को एक घन मान के चलें तो आपके ऊपर जो छत है, छत की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो ये जमीन जो फर्श है जिस पे आप खड़े हैं वो आपके लिए विपरीत सतह हो गई। आपकी बाएं वाली दीवार जो एक सतह है उसकी विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, तो आपकी दाएं वाली दीवार हो जाएगी। आपके आगे वाली जो दीवार है उसके विपरीत सतह कौन सी हो जाएगी, आपके पीछे वाली दीवार हो जाएगी। तो विपरीत सतह होती है आमने सामने वाली सतह। हर एक सतह की एक ही विपरीत सतह होती है, ये फिक्स है। एक सतह की विपरीत सतह एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही सतह की 2-3 विपरीत सतह हो जाएं। हर एक सतह की विपरीत सतह एक होती है। फिर दूसरी आती है संलग्नक सतह। संलग्नक सतह वो सतह होती है सतह जो भुजाओं से जुड़ी हो। ऐसी सतह जो भुजाओं से जुड़ी हो उन्हें हम लोग संलग्नक सतह कहते हैं, आपस में जुड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें संलग्नक सतह के बारे में, तो अगर हम ये जो दीवार जिसमें हमारा ये बोर्ड लगा हुआ है, ये एक अगर हम मान के चलिए कमरा हमारा घन है और ये उसकी एक सतह है।
और आपको इसकी सतह की संलग्न सतह निकालनी है, तो आपका छत जो वो भी इससे जुड़ा हुआ है इस दीवार के साथ, आपकी जमीन वो भी इस दीवार के साथ जुड़ी हुई है, आपकी बाईं ओर वाली दीवार वो भी इस सतह से जुड़ी हुई है, और आपके दाईं ओर वाली दीवार वो भी इस सतह से जुड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हर एक सतह की 4 संलग्नक सतह होती हैं। मतलब एक सतह की कितनी संलग्नक सतह होती हैं? 4 सतह ऐसी होती हैं जो कि संलग्नक है। संलग्नक मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई। तो 2 प्रकार की सतह हैं, ये इसकी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। संलग्न सतह और विपरीत सतह। तो विपरीत सतह मतलब आमने सामने वाली सतह, बाएं का दाएं, ऊपर का नीचे और सामने वाले का पीछे वाला। और संलग्नक सतह होती हैं वो सतह जो आपस में जुड़ी होती हैं। हर एक सतह की कितनी संलग्नक सतह होंगी? 4। लेकिन हर एक सतह की विपरीत सतह कितनी होंगी? तो वो होती है 1। तो ये तो हमारी जानकारी हो गई सतह से संबंधित। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर एक सतह की एक विपरीत सतह होती है और हर एक सतह की 4 संलग्नक उससे जुड़ी हुई सतह कितनी होती हैं? 4। तीसरी चीज जो आपको इसमें समझनी है, जब भी कभी आपके एग्जाम में जो डाइस प्रदर्शित किया जाता है, जो पासा प्रदर्शित किया जाता है, उसमें आपको एक समय पर 3 सतह दिखाई जाती हैं। प्रत्येक पासा, जब भी आपको एक पासा प्रदर्शित किया जाएगा, आपके प्रश्न में कोई भी पासा प्रदर्शित होगा, तो वहां पर एक समय पर आपको कितनी सतह दिखाई जाएंगी? 3 सतह। लेकिन ये जो तीनों सतह आपको दिखाई जाती हैं इस पासे में, ये तीनों सतह संलग्नक होती हैं। कैसी सतह होती है? संलग्नक। मतलब ऊपर वाली सतह आपको दिख रही है ना, तो नीचे वाली सतह आपको नहीं दिखेगी। इसको अगर हम आगे माने तो आगे वाली सतह अगर आपको दिख रही है तो इस दीवार के पीछे वाली सतह आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर हम इसको मान के चलिए दाएं वाली सतह आपको दिखाई दे रही है तो इसके पीछे बाएं वाली सतह आपको दिखाई नहीं देगी। इन शॉर्ट हम चीजों को ये बोल सकते हैं कि कभी भी प्रश्न में अगर पासे को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है तो यहाँ पर पासे की जो 3 सतह आपको दिखाई जाएंगी वो कौन सी सतह होंगी? संलग्नक। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा और ये चीज हमेशा पूरे दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि जब कभी भी एक पासा आपको ऐसे प्रदर्शित किया जाए, जब कभी भी आपको एक पासा प्रदर्शित किया जाए और यहाँ मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए 1, 3 या 5 कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ पर हर एक सतह जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, मतलब संलग्नक है। तो 1 के 3 और 5 उसके साथ कैसी सतह हो गई? संलग्नक हो गई। 5 की संलग्नक सतह 1 और 3, 3 की संलग्नक सतह 1 और 5। तो यहाँ पर आपको एक समय पर कितनी सतह एक पासे में दिख रही हैं? 3 सतह दिख रही हैं। और ये तीनों सतह आपस में कैसी सतह है? संलग्नक। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर रखना है। सतहों के बारे में हमने जान लिया, कितने प्रकार की सतह होती वो हम लोगों ने जान लिया, विपरीत और संलग्नक। फिर हम लोगों ने जाना कि अगर एक पासे में आपको कोई पासा प्रदर्शित किया जाता है प्रश्न में, तो वहां पर अगर 3 सतह दिखाई जाती है तो वो सतह कौन सी होती है? संलग्नक होती है। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं, पासा के प्रकार के बारे में जाते हैं। पासा कितने प्रकार का होता है? तो पासा हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। अगर हिंदी में बात करें तो मानक पासा और साधारण पासा। तो 2 प्रकार के पासे आपके होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड मानक पासा और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड जिसको हम लोग साधारण पासा भी कहते हैं। सबसे पहले हम मानक पासा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासा की बेसिकली 3 शर्तें होती हैं। यही 3 शर्तें अगर किसी पासे पे फिट बैठ गई तो उस पासे को मानक पासा बोल दिया जाएगा। अगर ये 3 शर्तें इस पे नहीं फिट हुई तो वो पासा आपका साधारण पासा की गिनती में आएगा। तो वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जो किसी भी पासा को मानक पासा बना देती है? तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन कि पासे पर
1 से 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। मतलब पहली शर्त यह है मानक पासा होने के लिए कि उस पासे पर क्या हो, 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित हो। दूसरा है कि विपरीत सतहों का योग 7 हो। मतलब कि मानक, किसी भी पासा को मानक पासा तब बोला जाएगा जब उसकी विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी एक सतह पर मान लीजिए 3 लिखा है तो उसकी जो अपोजिट वाली सतह होगी, विपरीत वाली जो सतह होगी, उसमें कितना आएगा, तो एक तरफ 3 तो दूसरी तरफ 4, क्योंकि विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, तो विपरीत सतह का योग होना चाहिए 7। तो ये दूसरी कंडीशन है जो मानक पासा के लिए होती है कि मानक पासा, वो पासे को मानक पासा बोला जाएगा जिसमें विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। कहने का मतलब अगर ऊपर पासे में ऊपरी सतह पर अगर 2 है तो निचली सतह पर कितना होगा, 5, ताकि 5 2 मिलकर कितना हो जाए, 7। अगर बाएं वाले में 4 है तो दाएं वाले में सतह पर कितना होगा, 3 होगा। अगर आगे वाली सतह पर 1 है तो पीछे वाली सतह पर कितना होगा, 6 होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दूसरी कंडीशन जो मानक पासा के लिए है वो ये है कि विपरीत सतह का योग 7 हो। तो अगर आपसे कोई पूछे किसी मानक पासा में अगर ऊपरी सतह पर 2 है तो निचली सतह पर क्या होगा, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। अगर ऊपरी सतह पर 2 है तो नीचे वाले में 7 - 2 मतलब कौन होगा, 5 होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक मानक पासा है और उसकी बाएं सतह पर 4 है तो दाईं सतह पर क्या होगा, तो अगर किसी भी पासे की बाईं सतह पर 4 है तो दाएं सतह पर कितना होगा, तो 7 - 4 मतलब कि 3। तो मानक पासा में 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है, 4 के अपोजिट हमेशा 3 होता है और 2 के अपोजिट हमेशा 5 होता है। याद करिए जब कभी बचपन में हम लोग लूडो खेला करते थे तो हमेशा 6 लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिब्बे में ऊपर 1 की तरफ रख देते थे, क्योंकि हमको पता था कि 1 की तरफ रखेंगे और जब भी हम ऐसे पलटेंगे तो हमें नीचे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा जो लूडो वाला पासा होता है वो भी आप ध्यान से देखेंगे तो वो मानक पासा ही होता है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित होते हैं और उसमें विपरीत सतह आप देखेंगे तो आपका विपरीत सतह का योग जो है वो 7 मिलेगा। मतलब अगर उस पासे में ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 होगा, अगर ऊपर 2 होगा तो नीचे 5 होगा और यदि ऊपर 3 होगा तो नीचे 4 होगा। तीसरी कंडीशन जो मानक पासा से रिलेटेड है वो ये है कि संलग्नक सतहों का योग 7 ना हो। अब ये चीज है तो ये चीज ना हो तभी वो पासा आपका मानक पासा कहलाएगा। तो 3 कंडीशंस मानक पासा के लिए, 1 से लेकर 6 तक अंक हो, विपरीत सतह का योग 7 हो और संलग्न सतह का योग कभी 7 ना हो। तो अब इस पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, तो पहला मैंने आपको क्वेश्चन बता ही दिया कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक मानक पासा है, यदि किसी मानक पासा में ऊपरी सतह पर 3 है तो निचली सतह पर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां पे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि ऊपर 3 तो नीचे 4, क्योंकि विपरीत सतह का योग हमको क्या रखना है, 7 रखना है। लेकिन इस तरीके के अलावा एक और प्रकार का क्वेश्चन है जो मानक पासा से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जब आपको एक ही प्रश्न में आपको 3-4 प्रकार के वो पासे प्रदर्शित करके दिखा दे, ऐसे करके जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसे 3-4 प्रकार के पासे आपको प्रदर्शित कर दे और आपको कहे कि बताइए कि निम्न में से कितने पासे मानक पासे हैं, तो आप इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 4 पासे आपको दे रहे हैं और आपको ये चेक करना है कि बताइए कि इनमें से कितने पासे आपके मानक पासे हैं। अब आपको मान लीजिए 4 डिफरेंट पासा आपको दिए गए हैं, 4 अलग अलग पासा आपको दिए गए हैं और आपको इसमें से चेक करना है कि बताइए कौन से पासा मानक पासा है और कौन से पासा मानक पासा नहीं है। फिलहाल आपको क्वेश्चन में इतना बताया गया है कि ये सभी पासों पे 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित है
पहली कंडीशन अगर आपको नहीं भी बताई गई है तब भी आप अंडरस्टूड होकर लेके, जब भी नंबर्स होंगे तो आप इतना अंडरस्टूड लेके चलेंगे कि हाँ इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक है। क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ऐसा होता है कि आपको बताता नहीं कि इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक है, लेकिन अंक से हमको आइडिया लग जाता है कि 1 से 6 अंक वाला ही पासा है। फिलहाल दूसरी कंडीशन जो हम लोगों ने मानक पासा के लिए पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि विपरीत सतह का योग 7 हो। लेकिन मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझाया गया है कि जब कभी प्रश्न में आपको पासा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है तो यहाँ पर जो तीनों सतह होती हैं वो कौन सतह होती है? संलग्न। ये सब आपस में सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनका विपरीत क्या है वो आप बता नहीं सकते या पता नहीं कर सकते किसके पीछे कौन है। तो अब आप, क्योंकि ये पहले से मानक पासा क्लियर नहीं, आपको मानक पासा चेक करना है, तो आप बता तो सकते नहीं कि 1 के पीछे 6 होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे कि ये पासा मानक पासा है या नहीं? तो हमने तीसरी कंडीशन जो मानक पासा के लिए पढ़ी थी वो कंडीशन ये पढ़ी थी कि संलग्न सतह का योग 7 नहीं होता है। तो किसी भी मानक पासा में संलग्न सतह का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो सतह दिखाई गई है वो कौन सी सतह है? संलग्न सतह। तो अगर आप इनको चेक करिए क्या इनका संलग्न सतह का योग 7 हो रहा है कि नहीं। अगर 7 हो गया, संलग्न सतह का मतलब जुड़ी हुई सतह का अगर योग 7 हो गया तो वो मानक पासा फिर नहीं कहलाएगा, और अगर 7 नहीं हुआ तो वो मानक पासा कहलाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पासे में चेक करें तो 5 और 1 कितना हो रहा है? 6। 1 और 4 कितना हो रहा है? 5। 5 और 4 कितना हो रहा है? 9। तो इधर इधर दो संलग्न सतह जोड़ी 6 आया, ये दो संलग्न सतह जोड़ी 5 आया, ये दो संलग्न सतह जोड़ी 9 आया। किसी तरीके से 7 आया? नहीं आया। तो संलग्न सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये पासा आपका एक मानक पासा है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पे 4 और 3 कितना लिखा हुआ है? 7। तो 4 और 3 जब दो सतह संलग्न सतह आपने जैसे ही जोड़ा तो कितना आ गया? 7 आ गया कि नहीं आ गया? और जब 7 आ गया तो क्या ये मानक पासा बनेगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारी मानक पासा की जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन ही यही थी कि संलग्न सतह का योग 7 ना हो। तीसरे पासे में चेक करते हैं तो यहाँ 3 और 2 जोड़ा तो कितना आ रहा है? 5। हर एक सतह को चेक करेंगे। और एक बात और, अगर किसी दो सतह में मान लीजिए 7 आया और फिर अगली दो सतह पे जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर ये मानक पासा हो गया। कहीं से भी अगर 7 आ गया तो तुरंत हम क्लियर कर देंगे कि वो मानक पासा नहीं है। लेकिन चेक हम हर दो सतह के लिए करेंगे। जैसे 3 और 2 कितना हो रहा है? 5। 2 और 6 कितना हो रहा है? 8। 6 और 3 कितना हो रहा है? 9। तो यहाँ पे भी किसी तरीके से भी जोड़ने पर आपका संलग्न सतह का योग 7 नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका मानक पासा है। फोर्थ आपका जो आता है कॉन्सेप्ट वो है, जैसे चौथे वाले में चेक करिए तो 6 और 1 कितना हो गया? सीधा सीधा 7 हो गया। संलग्न सतह का योग 7 हो गया तो ये मानक पासा आपका नहीं है। तो कैसे चेक करना है आपको? बस आपको जब कभी कोई एक डाइस दिया हो और आपसे बोला जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको बगल बगल की दो दो सतहों को बारी बारी चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे जो सतह दिखाई जाती हैं पासे की वो कौन सी सतह होती है? संलग्न। तो संलग्न सतह आप चेक करेंगे बारी बारी। आपने जोड़ जोड़ के देख लिया, किसी भी तरीके से दो पेयर को जोड़ने पे अगर 7 बन गया तो वो मानक पासा नहीं है, और अगर 7 नहीं बना तो वो मानक पासा है। तो मानक पासा बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको बेसिकली यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मानक पासा में अगर किसी की ऊपरी सतह पर 5 है तो निचली सतह पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली आंसर दे देते हैं, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, तो अगर ऊपर 5 है तो फिर नीचे 2 होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है, जैसे मैंने बताया, चेक करने का, कि आपको पासे दे दिए जाते हैं और आपको चेक करना होता है कि बताइए कि कौन कौन से पासे मानक पासे हैं और कौन कौन से पासे मानक पासा नहीं है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की तरफ। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा। तो एक चीज जान लीजिए, जो पासा मानक पासा नहीं है वो साधारण पासा है। ब्रह्मांड का हर एक पासा अगर वो मानक नहीं है तो फिर वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा साधारण पासा में। अब यहाँ पे पासा आपके कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि पासा पे आपके नंबर्स बने हो सकता है पासा पे आपकी कोई डिजाइन बनी हो, 6 सतह पर 6 अलग अलग डिजाइन हो, या हो सकता है कि आपके पासा में आप अलग अलग रंग हो, कि 6 सतह पर अलग अलग रंग है,
ये सब के सब आपके साधारण पासा में आएंगे। साधारण पासा वो पासा होता है जो मानक ना हो, वही पासा आपका साधारण है। तो मानक की कंडीशंस को जो फॉलो नहीं करेगा वो सारे पासा आपके साधारण पासे की गिनती में आ जाएंगे। बहुत ही वाइड रेंज है नॉन स्टैंडर्डाइज की, लेकिन आज हम लोग बेसिक कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे और उन पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियोस आएंगे हम लोग हायर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे डाइस में। पहला कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, लगातार रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, तो जरा उन टाइप्स को समझते हैं। पहला है वन फेस कॉमन, इसको आप समझते जाइएगा बारी बारी। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजीली और ट्रिकी वे से हम लोग इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। पहला है वन फेस कॉमन। ये टाइप्स हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं साधारण भाषा से संबंधित। तो पहला हो गया वन फेस कॉमन, दूसरा है टू फेस कॉमन और तीसरा है नो फेस कॉमन। अगर हिंदी में इन्हीं की हम बात करें तो एक सतह समान, दो सतह समान और कोई सतह समान ना हो। ऐसे क्वेश्चंस, इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस नॉन स्टैंडर्डाइज के अंतर्गत आते हैं। इनको हम लोगों को सीखना है। इसके बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज से पहले इन्हीं तीन टाइप है जिन पे आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। एक सतह समान, दो सतह समान और जब कोई भी सतह समान आपकी ना हो। तो इन्हीं पे हम लोगों को प्रश्न करना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वन फेस कॉमन से और हम लोग सीखेंगे कि कैसे वन फेस कॉमन के क्वेश्चंस को किए जाते हैं। ये वन फेस कॉमन क्या चीज है, ये एक सतह समान क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जरा जानेंगे। तो वन फेस कॉमन या टू फेस कॉमन की हम क्या बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करा देते हैं। अब होता क्या है कि नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको सवाल इस तरीके से दिया जाता है कि आपको एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप किसी प्रश्न में आप पासे को देखते हो तो पासे में ऐसे तीन सतह आपको दिखाई जाती है, ये और ये तीनों सतह जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ संलग्न है। तो क्या केवल ये तीन ही सतह इस पासे में होंगी? नहीं, पासे में सतह कितनी होती है? 6, लेकिन एक टाइम पे दिखाई कितनी देती है आपको? 3। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार इस तरफ से दिखाया जाए तो कोई 3 अलग नंबर से दिखे, एक बार इसी पासे को दूसरी तरफ से दिखाया जाए तो शायद आपको दूसरे नंबर्स दिखाई दे, इसी पासे को और किसी एंगल से दिखाया जाए तो हो सकता है आपको अलग अलग अंक दिख रहे हो। तो एक ही पासे को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई मानक पासा ही ले लें, मानक पासा को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, जैसे हमने मान लिख दिया 1 3 5, तो ये मानक पासा है क्योंकि कभी भी संलग्न सतह जोड़ रहे हैं, साथ नहीं आ रहा है, तो मानक पासा है। तो हमने मानक पासा को एक तरफ से दिखा दिया तो आपको 1 दिखा, 3 दिखा, 5 दिखा। अब इसी पासा को हम दूसरे एंगल से देखें तो ये पासा ऐसे भी दिख सकता है कि 2 3 और 4, सॉरी 2 3 और 1, ऐसे करके भी दिख रहा है। क्योंकि अभी इधर से दिख रहे थे, आप देख रहे थे तो आपको 3 सतह जो यहाँ पे दिखाई दे रही थी वो थी 3 1 और 5, और जब आप उसी पासे को दूसरे एंगल से देख रहे हैं तो 1 और 3 तो दिख रहा है, लेकिन इधर से देखने में 5 दिख रहा है। अब आप उधर से देखेंगे तो आपको 5 के विपरीत में क्या दिखाई देगा? 2। तो कहने का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी आपको पासा की, क्योंकि एक समय पर 3 ही सतह प्रदर्शित की जाती हैं, तो एक ही पासे को अलग अलग स्थितियां या अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, वन फेस कॉमन में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं जरा इसको समझते हैं। तो वन फेस कॉमन में प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि यदि किसी पासे की दो स्थितियां निम्नवत है, मतलब आपको पासा एक है, उसकी कितनी स्थितियां दिखाई जा रही हैं? 2। उसी पासे को दो अलग अलग एंगल से आपको दिखाया जा रहा है। मान लीजिए पहले एंगल से आपको दिखाया गया तो उसमें दिख रहा है 1 4 और 3,
दूसरे एंगल से आपको दिखाया गया तो 4, 2 और 6 आपको नजर आ रहा है। तो अब पहली चीज तो ये पासा आपका कैसा पासा है, तो ये पासा आपका साधारण है। क्यों साधारण है? क्योंकि आप संलग्न सतह 4 और 3 जोड़िए तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पासा कैसा पासा हुआ, साधारण पासा हुआ। अब एक में चेक कर लिए तो दूसरे में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है यदि किसी पासे की दो स्थितियां निम्नवत है, मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां। तो जब पासा वही है तो यहां से क्लियर हो गया कि ये मानक पासा नहीं है, तो फिर यहां चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि यदि किसी पासे की दो स्थितियां निम्नवत है तो बताइए दो के विपरीत सतह पर क्या होगा। पहला प्रश्न। दूसरा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। अच्छा, अगर यही पासा मानक पासा होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि 2 के विपरीत में 5 और 6 के विपरीत में 1, क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होता है। लेकिन यहां नहीं बोल सकते क्योंकि ये पासा आपका मानक पासा नहीं है, एक साधारण पासा है। लेकिन आप एक पासे की जब दो स्थितियां देख रहे हैं तो आपको क्या चीज इसमें कॉमन नजर आ रही। आपने यहां जब उसी, क्योंकि पासा वही है, उसकी स्थितियां दो अलग अलग दिखाई गई हैं, यहां पर आप पाएंगे कि यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है, और कोई अंक नहीं मैच कर रहा है दोनों में, लेकिन एक एक अंक मैच कर रहा है। वो कौन है, 4। मतलब कि ये एक ही पासा की जो यहाँ दो स्थितियां दिखाई गई हैं उनमें एक सतह समान है, यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। तो एक ये किस टाइप में आ गया आपका प्रश्न, ये टाइप बन गया वन फेस कॉमन का, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ही पासे के दो स्थितियां दिखाई जा रही हैं और दोनों स्थितियों पे एक सतह समान है। वो सतह कौन सी है, 4। और तो जब आपको एक ही सतह समान दिखे तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, जो सतह समान दिख रही हो वहीं से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। दोनों में कौन कॉमन था, 4, तो आपने ऐसे 4 लिख लिया ऊपर नीचे 2 बार। पहले इस वाले पासे में 4 से ही घुमाएंगे और फिर इस वाले पासे में भी 4 से ही घुमाएंगे। तो चलिए घुमाते हैं। हमने क्या बताया आपको कि जब एक सतह समान वाला प्रश्न हो, मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाएं और दोनों स्थितियों में आप देख रहे हैं कि एक सतह समान है, तो ऐसे में आपको विपरीत पता करने के लिए क्या करना होगा कि आप दोनों में देख लीजिए कौन सतह समान है, उसको आपने नोट कर लिया। फिर आप उसी सतह समान वाली सतह से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो यहां से आप घूमिए तो 4 से आपको 1 मिलेगा, 1 के बाद आपको 3 मिलेगा। तो 4 से घूमने के बाद 4 से 1 और 1 से फिर कहाँ गए, 3। अब यहाँ पे अगर आप 4 से घुमाइए, क्योंकि दोनों में वहीं से घुमाना है, जो सतह दोनों में कॉमन थी, 4 से घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में तो पहले 6 मिलेगा, 6 के बाद 2 मिलेगा। तो 4 से घुमाने पे पहले 6, फिर आपको क्या मिलेगा, 2। तो एक सतह समान वाले प्रश्न को क्या करना है, एक सतह समान वाले प्रश्न में से जो सतह दोनों स्थितियों पे सेम हो रही होगी उस सतह को लिख लेना है और वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। तो दोनों में हमने घुमा दिया। तो पहले वाले पासे में जब हमने घुमाया तो 4 के बाद हमको 1 मिला, 1 के बाद हमको 3 मिला, और दूसरे वाले पासे में जब हमने घुमाया तो 4 के बाद हमको 6 मिला, 6 के बाद हमको 2 मिला। ऐसे ही ऊपर नीचे करके लिख लेना है, और लिखने के बाद ये दो जो ऊपर नीचे आएंगे ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, आप बोल सकते हैं 3, और 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 6। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि मान लीजिए हमको ये तो समझ में आ गया कि 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत अगर आपको प्रश्न में बोला जाता है कि 1 से लेकर 6 तक अंक है, तो आप बोल सकते हैं कि जब 2 के विपरीत 3 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, अंक कौन सा बच रहा है, 5। तो इसका मतलब 4 के विपरीत कौन सा होगा, 5। लेकिन ये आप 4 के विपरीत 5 तभी बोलेंगे जब आपको प्रश्न में ये चीज दिया गया हो कि 1 से लेकर 6 तक उस अंक में प्रदर्शित है। क्यों? क्योंकि साधारण पासा है और साधारण पासे पे आपके 6 सतहों पर कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि 1 से लेकर ये अंक दिए गए हो, लेकिन छठवां अंक जो हमने 5 गेस किया है वो 5 के बदले यहाँ पर कोई अंक ही ना हो, यहाँ पे कोई डिजाइन बनी हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आपको क्वेश्चन में क्लियर ना करे कि वो 6 सतहों पर छठवीं सतह पर है क्या, तब तक आप अपने आप से गेसिंग नहीं कर लेंगे कि 4 मतलब जो अंक यहाँ पे छूट रहा है वो 5 ही रहेगा।
तो यहाँ पर हमने इस प्रश्न में क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि यदि किसी पासे की आपको दो स्थितियां दी जाती हैं और दोनों स्थितियों में आप देखते हैं कि एक सतह समान है, तो वो सतह आपको लिख लेनी है और वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में आपको घुमा देना है। जब घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे दोनों को, तो जो ऊपर नीचे वाले होते हैं अंक वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए एक सवाल और इसी से हम करते हैं और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक सवाल और करते हैं। सवाल वही है फिर से कि एक ही पासे किसी पासे की दो स्थितियां आपको निम्नवत है। तो मान लीजिए एक तरफ पासा है और उसमें लिखा हुआ है ए एफ एंड जी, और दूसरा उसी पासे की दूसरी स्थिति, पासा वही है केवल उसकी स्थिति दूसरी है और उसमें लिखा गया है एफ एस टी, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए ए के विपरीत कौन सा होगा और एस के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो जब आपको एक ही पासा की दो स्थितियां दिखाई गई यहाँ पर और दोनों स्थितियों को जब आपने गौर से देखा तो आपने पाया कि दोनों में एक सतह समान है, वो कौन सी है, एफ। एफ इसमें है, एफ इसमें भी है, तो आपने एफ को ऊपर नीचे लिख लिया और एफ से ही घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दिया। तो इधर घुमाएंगे तो एफ के बाद ए के बाद जी मिलेगा आपको, यहाँ से एफ से घुमाएंगे तो एफ के बाद टी और टी के बाद एस मिलेगा आपको, यही मिलेगा। तो जब आपको मिल गया तो जो ऊपर नीचे वाले होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ए के विपरीत टी और जी के विपरीत एस, तो ये आपके विपरीत सतह हो गई। ए के विपरीत टी होगा और जी के विपरीत आपके एस होगा। चलिए इसी पे अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वन फेस कॉमन वाला हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब एक ही पासा की दो स्थितियां बताई जाएं और एक सतह समान हो तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। उसमें बेसिक आपको सीधा सीधा क्या करना है कि आपको जो सतह समान दिखे दोनों स्थितियों में, उसी सतह समान वाली सतह से आपको घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। दोनों पासे को ऐसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चीज़ों को घुमाना है। घुमाने पे जो अंक ऊपर नीचे आपके पड़ेंगे वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं टू फेस कॉमन को समझते हैं। जब दो सतह समान हो, प्रश्न जैसे आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि यदि किसी पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक प्रदर्शित हैं और उस पासे की दो स्थितियां निम्नवत हैं, तो बताएं 4 के विपरीत कौन और 3 के विपरीत कौन। सवाल वही है कि आपको एक पासे में बता दिया गया है कि 1 से लेकर 6 तक अंक हैं, फिर आपको बताया जा रहा है कि उस पासे की, ये पासा वही है, उसी की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं और आपको विपरीत पता करने हैं। अब आपने कैसे जाना कि ये टू फेस कॉमन टाइप वाला सवाल हुआ, क्योंकि आपने जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई और दोनों स्थितियों को गौर से देखा तो यहाँ पे दो सतह ऐसे हैं जो दोनों में मिल रहे हैं। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब अगर आपका 5 दोनों में मैच कर रहा है, 4 दोनों में 5 मैच कर रहा है और 4 दोनों मैच कर रहा है, तो ये सवाल कैसा हो गया फिर, टू फेस कॉमन, दो सतह समान का प्रश्न हो गया। और जब दो सतह समान का प्रश्न हो तो जो दो सतह आपस में समान हैं उनको आप काट दीजिए, जो जो बचे वाले होंगे वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहने का मतलब 5 और 4 इसमें भी मिल रहा था, 5 और 4 इसमें भी मिल रहा था, तो 5 4 को हमने काट दिया तो बचा क्या, इस पासे में 3 और इस पासे में 2, तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 3। या बोल सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत 2 होगा। तो चलिए 3 के विपरीत तो हमको पता चल गया कि 3 के विपरीत कौन होगा, 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो दो सतह आपस में समान दिख रही हूं उन्हीं दो सतह को आपस में काट देना है, जो बची वाली एक एक सतह बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। लेकिन हमने एक प्रश्न और पूछा है कि 4 के विपरीत बताइए क्या होगा। चलिए हमको 2 के विपरीत तो 3 क्लियर है, और 4 और 5 आपस में विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों संलग्न दिखाए जा रहे हैं, बगल बगल, तो विपरीत हो नहीं सकते। अभी तक यहाँ पर कितने अंक क्लियर हो गए आपको, ये पता है कि 2 और 3 आपस में विपरीत हैं, और हमको पता है कि 4 के पीछे 5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ संलग्न दिखाया गया। तो 4 के पीछे आ फिर कौन सकता है, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता। 2 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, सामने सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि 2 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो फिर 4 के पीछे नहीं आ सकते वो। 5 हो नहीं सकता क्योंकि फिगर में 4 के साथ 5 लगाया गया, तो बचा आपके पास एक अंक 1 और एक अंक 6। तो इसका मतलब 4 के विपरीत में क्या होगा, तो आपका ऑप्शन होगा या तो 1
या तो 6। मतलब 4 के पीछे क्या होगा ये आप एकदम क्लियर नहीं बता सकते। आप 2 में आपको डाउट रहेगा, या तो 1 हो सकता है और या फिर 6 हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जब कभी भी आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाएं और दोनों स्थितियों में 2 सतह समान हो, जैसे यहाँ पे 5 और 4 था, यहाँ पे 5 और 4 था, तो दोनों सतह को हमने काट दिया। जो बचे बचे वाले थे वो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो 2 के विपरीत कितना हो गया? 3। ये क्लियर है। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा क्वेश्चन बड़े आसानी से क्लियर है कि 3 के विपरीत क्या होगा, हम तुरंत बता देंगे 2। लेकिन हमने ये भी पूछा कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो हमने ये सोचा कि क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत में 2 और 3 तो आ ही नहीं सकते, तो 2 और 3 के ऊपर कोई डाउट ही नहीं, ये आ ही नहीं सकते। अब 4 के विपरीत में 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 4 के बगल में 5 दिखाया गया, बगल में 5 दिखाया गया, इसका मतलब 4 के संलग्न में 5 है, और संलग्न में 5 है तो अब फिर विपरीत में हो नहीं सकता। तो ये 3 अंक 4 के अपोजिट में आ ही नहीं सकते। तो अंक बचे कौन? तो 1 से लेकर 6 तक अंक थे आपके पूरे डाइस में। 2, 3 और 5 4 के विपरीत आ नहीं सकता, तो 4 के विपरीत फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 आया होगा या तो 6 रहा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 के विपरीत। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर या तो 1 और या तो 6। एक और प्रश्न इसी पे हम लोग करते हैं। आपको यहाँ पर भी एक ही पासा है और उसकी 2 स्थितियां आपको दिखा दी गई। तो जैसे ही आपने इस पासे की दोनों स्थितियों को देखा, तो आपने देखा 2 अंक दोनों में कॉमन है, 1 दोनों में आया हुआ है, 2 दोनों में आया हुआ है। तो ये एक सवाल किस टाइप का हुआ? 2 फेस कॉमन वाला। और 2 फेस कॉमन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब 2 सतह 2 अलग अलग स्थितियों में 2 सतह सेम हो जाए, तो समान सतह को काट देना है, जो बचे बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो अब 3 के विपरीत तो बड़ी आसानी से बता देंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। लेकिन जैसे इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, तो अच्छा 3 के विपरीत, अब 2 के अपोजिट में आपको ढूंढना है, तो 3 और 5 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो 2 के अपोजिट तो आने से रहे, नहीं हो सकते। अब 2 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट में 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दोनों को संलग्न दिखाया गया है। तो 2 के अपोजिट में 1 भी नहीं आएगा, तो ये 3 अंक 2 के अपोजिट में आ नहीं सकते। तो बचे आपके पास क्या? एक 4 और एक 6। तो आपका आंसर क्या होगा कि मान लो आपसे पूछा जाए इसमें कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा या तो 4 और या तो 6। चलिए, 2 तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन। तीसरा जो हमें प्रश्न पढ़ना है, नो फेस कॉमन। ये बहुत ही इजी है और आसान मेथड है यहाँ पे अपोजिट पता करना। 1 फेस कॉमन में अपोजिट पता करने का तरीका हमने क्या पाया कि जो सतह दोनों में, एक सतह जो दोनों में मैच कर रही है, वो सतह को ऊपर नीचे लिख लीजिए और वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। दोनों में जो ऊपर नीचे आएगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। 2 सतह समान में हमने क्या पढ़ा कि जब भी पासे के 2 स्थितियां दिखाई जाए, 2 सतह समान हो, तो उन समान सतहों को काट देना है। तो जो बाद में आपको दोनों पासे में एक एक सतह बचेगी, वही एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब तीसरा आता है कोई सतह समान ना हो। अब इसमें प्रश्न आपको कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न वही है कि यदि किसी पासे पर 1 से 6 तक अंक हैं और उस पासे की 2 स्थितियां निम्नवत हैं, सवाल सेम वैसे ही रहेगा, 2 स्थितियां निम्नवत है, तो वही प्रश्न है 3 के मान लीजिए अपोजिट, 4 के अपोजिट, ऐसे करके आपको विपरीत निकालने होंगे। तो चाहे पहले आप कंडीशन देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पासा दिया गया है, पासा वही है, बस दोनों की अलग अलग कंडीशन दे दी गई है, 2 अलग अलग स्थितियों को यहाँ पे दिखा दिया गया है। मान लीजिए इस पासे में लिखा हुआ है 1 3 5 और दूसरे पासा में लिखा हुआ है 4 2 4 और 6। एक आपको प्रश्न में साफ साफ बता रहा है कि उस पासे की 2 स्थितियां, मतलब पासा दोनों सेम है,
केवल स्थितियां अलग अलग प्रदर्शित की गई हैं और आपको बताना है कि इसमें अपोजिट कौन किसके होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज चाहे कर लीजिए, 2 यहाँ कर लीजिए और 1 यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि अभी डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये मानक पासा है कि नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखते हैं, हम लोग साधारण पासे के लिए चीज़ों को सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक पासे की 2 स्थितियां हैं। अब ये साधारण पासा है क्योंकि 5 और 2 जोड़िए तो 7 हो रहा है और 6 और 1 इधर जोड़िए तो 7 हो रहा है, संलग्न सतह 7 हो गई, तो फिर ये आपका मानक पासा नहीं रह गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसके विपरीत में कौन है, 4 होगा। यहाँ पर दोनों पासे की, एक ही पासे की जब दोनों स्थितियों को आपने देखा तो यहाँ पर कोई अंक दोनों में मैच नहीं कर रहा है। 4 इसमें है तो इसमें नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं। तो जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाएं और दोनों स्थितियों में कोई अंक समान ना हो तो ये किस टाइप में पहुंच गया आपका, नो फेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं है। और जब कोई सतह समान ना हो तो विपरीत बताना बहुत ही इजी है। और विपरीत कैसे बताएंगे कि ऊपर ऊपर वाले अपोजिट, बाहर बाहर वाले अपोजिट और अंदर अंदर वाले अपोजिट। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको बताई जाए और आपको बताया जाए कि इस पासे में जब दोनों स्थितियां आपने देखी तो वहां पर आपको कोई अंक आपस में मैच नहीं दिखा, अगर एक अंक मैच हो जाता तो 1 फेस कॉमन हो जाता वाला टाइप हो जाता, अगर 2 सतह समान हो जाती तो वो 2 फेस टाइप वाला कुछ प्रश्न हो जाता, 2 सतह समान वाला। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कोई सतह आपकी दोनों में मैच नहीं कर रही है, जो अंक इसमें है वो इसमें एक भी नहीं है और बल्कि पासा की स्थिति वही है, मतलब पासा एक ही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के अपोजिट, बाहर बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट और अंदर अंदर वाले एक दूसरे के अपोजिट। मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, 4, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 और 1 के विपरीत क्या होगा, 5। बहुत सीधा है, इसको सावधानी, बहुत ही आसानी से और सावधानी पूर्वक इसको करिएगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के अपोजिट, बाहर बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट और अंदर अंदर वाले एक दूसरे के अपोजिट। तो ये आज हमारी डाइस की पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डाइस से बेसिक चीज़ों के बारे में जाना, पासा होता क्या है, किस आकार का होता है, फिर सतहों के बारे में जाना कि संलग्न सतह कौन सी होती है, विपरीत सतह कौन सी होती है, कितने प्रकार के पासा होते हैं, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और तीसरा नो फेस कॉमन। अभी डाइस की ये पहली क्लास है और अभी हम लोग इस पे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी और इफेक्टिवली तरीके से। बस लगातार हमारे वीडियोस को इसी प्रकार से देखते जाइए और कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर अपने डाउट अराइज कर सकते हैं, हम उसका हल आपको अगले क्लास में ज़रूर देंगे। उसके बाद ही हम आगे नया कुछ शुरू करेंगे। तो बस इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी रीजनिंग आपको आएगी और रीजनिंग ही हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट रहा है। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग पे अटेम्प्ट करेंगे आपकी स्कोरिंग उतनी ही अच्छी होगी। तो गुड नाइट फॉर ऑल, जय हिंद, जय भारत।